हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट, उन पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है और पुराने पेपर जो हैं उनको दिमाग में रखकर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टैटिक जीके का एक और वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कौन कौन सी एयरलाइंस हैं। दोस्तों मेनली हमको एयरलाइंस और एयरपोर्ट जो है उन्हीं के बारे में पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन कुछ बेसिक मैं कवर करूंगा थोड़ी देर के लिए। आपको बेसिक वो अगर जान जाएंगे तो आपके लिए आगे बहुत ही आसानी होगी। तो कौन कौन सी विमानन कंपनियां हैं, यानी कौन कौन सी कंपनी है जिनके प्लेन भारत में उड़ते हैं या इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा उड़ते हैं। अब एयरलाइंस दोस्तों दो प्रकार की होती हैं मेनली। नंबर एक शेड्यूल्ड एयरलाइंस, नंबर दो रीजनल एयरलाइंस। शेड्यूल्ड एयरलाइंस, रीजनल एयरलाइंस, तो दोनों में फ़र्क क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय। जिस प्रकार सड़क के रास्ते होते हैं उसी प्रकार हवाई रास्ते भी होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हम बोलते हैं एयर रूट्स। तो जो रीजनल एयरलाइंस होती हैं उन्हें सारे एयर रूट में उड़ाने की परमिशन नहीं होती है, तो बस एक रीजन से दूसरे रीजन तक जा सकते हैं। बहुत छोटे लेवल पर होती हैं ये, आप समझ सकते हैं लोकल एरिया टू लोकल एरिया को वो कैटर करती हैं। अब भारत में रीजनल एयरलाइंस बढ़ रही हैं क्योंकि भारत सरकार की एक स्कीम आई है जिसका नाम है उड़ान, उड़े भारत का आम नागरिक, जिसमें सरकार कोशिश कर रही है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट खोले जाएं। सो याद रखिए कि जो रीजनल एयरलाइंस होती हैं वो छोटी जगह को कटर करती हैं और दूसरी होती हैं शेड्यूल्ड एयरलाइन, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शेड्यूल्ड एयरलाइंस वो होती हैं जो पूरे भारत में व्यापक रूप से फ्लाइट्स उड़ाती हैं, जिस कंपनी की वो हैं शेड्यूल्ड एयरलाइन। तो शेड्यूल्ड एयरलाइन कौन सी हैं भारत में? सबसे पहले तो सरकारी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने विमान उड़ाना दोस्तों शुरू किया था 1946 में। सबसे पहला शेड्यूल्ड एयरलाइन जो है एयर इंडिया है और यह एक सरकारी कंपनी है, आप समझ लीजिए। और इसने अपना विमान उड़ाना शुरू किया था कब? 1946 में। बट ये भी याद रखिए कि ये एयर इंडिया कंपनी पहले जब बनी थी तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। जीआरडी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन बाद में इसका नाम एयर इंडिया हो गया जब सरकार ने इसे खरीद लिया। हालांकि 1932 में एयर इंडिया कंपनी बन गई थी, लेकिन विमान उड़ाना इन्होंने शुरू किया था दोस्तों, विमान उड़ाना इन्होंने शुरू किया था 1946 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में। अब दूसरी एक कंपनी है दोस्तों शेड्यूल्ड एयरलाइन की, विस्तारा। विस्तारा दूसरी कंपनी है। विस्तारा के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, बहुत नई एयरलाइंस है। 2015 में इन्होंने फ्लाइट उड़ाना शुरू किया था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? गुरुग्राम में। इसका पुराना नाम गुड़गांव है, अभी भी कई लोग इससे गुड़गांव के नाम से बुलाते हैं, लेकिन इसका नाम बदल के हो गया है गुरुग्राम। मैंने जो नेम एक वीडियो इस टॉपिक पे मैं बना चुका हूं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि विस्तारा कंपनी में जो स्टेक होल्डर है, विस्तारा एयरलाइंस को दो कंपनियों ने मिलकर शुरू किया है, ऐसे समझिए। इसमें 51% स्टेक है टाटा एंड सन्स का और 49% स्टेक है सिंगापुर एयरलाइंस का। तो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर शुरू की है विस्तारा। तीसरी कंपनी के बारे में बताता हूं, इंडिगो। इंडिगो याद रखिए इसकी पेरेंट कंपनी है, इंडिगो की पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोबल एविएशन। इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी क्या होती है? अभिभावक कंपनी हिंदी में उसे कहते हैं। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे गूगल है तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंडर में गूगल आता है जिस पर आप सर्च करते हो। तो इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है ये है इंटर ग्लोब एविएशन। तो इंटरग्लोब एविएशन चलाता है इंडिगो को और इन्होंने 2006 में फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। 2006 में फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। इनका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंडिगो का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। अगली कंपनी है गो एयर। ये वाडिया ग्रुप ने शुरू किया है। वाडिया ग्रुप जिसके बहुत सारे बिजनेस हैं, आपको पता होगा। उन्होंने ऑन किया है गो एयर और इन्होंने 2005 में फ्लाइट उड़ानी शुरू की है। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में। गो एयर का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एयर इंडिया एक्सप्रेस,
ये एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, ये समझ लीजिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि भारत की एक सरकारी कंपनी है। तो ये एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों। इन्होंने 2005 में फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। हेडक्वार्टर है इसका कोच्चि में, हेडक्वार्टर है इसका कोच्चि में। स्पाइस जेट कंपनी है, स्पाइस जेट। इस कंपनी ने 2005 में फ्लाइट उड़ाना शुरू किया। हेडक्वार्टर इसका भी है गुरुग्राम में। एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया इंडिया, वैसे तो ये फ्लाइट मलेशिया में उड़ती है, तो ये मलेशिया की कंपनी है, लेकिन भारत में इन्होंने एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया इंडिया के नाम से कंपनी खोल रखी है। याद रखिए, इसमें भी टाटा सन्स का 51% स्टेक है और एयर एशिया का 49% स्टेक है। कहने का मतलब ये है, एयर एशिया जो कंपनी है वो मलेशिया की है, लेकिन इन्होंने इंडिया में एक कंपनी खोल रखी है जिसका नाम रखा है एयर एशिया इंडिया। इनकी भी फ्लाइट उड़ती है दोस्तों, तो 49% हिस्सा जो है वो एयर एशिया का है। इन्होंने 2014 में अपनी फ्लाइट उड़ाने शुरू की और बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है। तो आपको मैंने बताया, यानी भारत में टाटा एंड सन्स दो एयरलाइन चला रहा है। एक तो विस्तारा जिसमें 51% स्टेक है उसका, और दूसरा एयर एशिया इंडिया, इसमें भी 51% स्टेक। स्टेक मीन्स हिस्सा। अब दोस्तों हम देखते हैं रीजनल एयरलाइंस की। कुछ रीजनल एयरलाइंस हैं। अब तक जितनी एयरलाइंस वाली कंपनियों को मैंने आपको बताया वो सब शेड्यूल्ड एयरलाइंस हैं। अब रीजनल एयरलाइंस के बारे में हम देखेंगे। रीजनल एयरलाइंस क्या होती हैं, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बतला दिया। रीजनल मतलब जो बहुत ही छोटी जगह को कैटर करती है, जैसे केवल उसे 4 हवाई अड्डों के बीच में उड़ान भरना हो, 2 राज्यों के बीच में उड़ान भरना हो, तो वो हो गई रीजनल एयरलाइंस। तो सबसे पहली कंपनी हम देखेंगे अलायंस एयर। अलायंस एयर ये भी एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। यानी एयर इंडिया एक पेरेंट ब्रांड हो गया अलायंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया की, उसी प्रकार से अलायंस एयर भी सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया एक पेरेंट ब्रांड हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गूगल की अभिभावक कंपनी दोस्तों अल्फाबेट है, तो ये 1996 से फ्लाइट उड़ा रही है और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है अलायंस एयर का। एयर डेक्कन आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, नाम आप कुछ नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन तो आप एग्जाम के सॉल्व करोगे ही, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। एयर डेक्कन ये 2017 से फ्लाइट उड़ा रही है और अहमदाबाद में इनका हेडक्वार्टर है। अहमदाबाद में इनका हेडक्वार्टर है, जिसका सोब्रिके है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मतलब अहमदाबाद का उपनाम है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। मैंने उपनाम का भी एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एयर हेरिटेज अगली कंपनी है, एयर हेरिटेज। इन्होंने 2019 से अपना फ्लाइट उड़ाना शुरू किया और इनका हेडक्वार्टर है देहरादून में। देहरादून में इनका हेडक्वार्टर है। स्टार एयर अगली कंपनी है, स्टार एयर। ये सब क्या है, कौन सी कंपनियां हैं? ये सब दोस्तों रीजनल एयरलाइंस की कंपनियां हैं। स्टार एयर इस कंपनी ने 2019 से फ्लाइट उड़ाना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि बहुत जल्द ये सब प्रारंभ हुआ है। जब से उड़ान स्कीम आई है तब से काफ़ी प्रगति है इन सब कामों में। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु में। सुप्रीम एयरलाइंस अगला है, सुप्रीम एयरलाइंस 2016 से फ्लाइट उड़ा रही है, हेडक्वार्टर जयपुर में। इसका सोब्रिके है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। सोब्रिके मीन्स उपनाम, जयपुर का उपनाम है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ट्रू जेट अगली कंपनी है दोस्तों, ट्रू जेट 2015 से ये अपना फ्लाइट उड़ा रही हैं, मुख्यालय इनका है हैदराबाद में। ट्रू स्टार्ट इनका भी मुख्यालय हैदराबाद में है। 2020 से ये अपना फ्लाइट दोस्तों उड़ा रही हैं, 2020 से ये अपना फ्लाइट उड़ा रही हैं। इनका भी मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगली कंपनी है जूम एयर, 2017 से अपनी फ्लाइट उड़ा रही हैं, हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में। तो अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में दोस्तों। तो आपने देखा रीजनल और शेड्यूल्ड एयरलाइन के बारे में, और ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? रीजनल एयरलाइंस हुई या शेड्यूल्ड एयरलाइंस हुई, कहने का मतलब है जितनी कंपनियां हैं वो किसके अंडर में काम करती हैं। तो एक मिनिस्ट्री है यूनियन गवर्नमेंट का, उसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हिंदी में कह सकते हैं नागर विमानन मंत्रालय, या कुछ लोग बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागर विमानन मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन।
तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारे एयरलाइंस इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो जो हमारा मंत्रालय है दोस्तों, नागर विमानन मंत्रालय, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो क्या काम करता है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो नीतियां बनाता है। यानी कि हमारा जो विमानन सेक्टर है, एयरलाइन सेक्टर है, उसके विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियां बनाने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। राष्ट्रीय नीतियां बनाने का काम करता है और कार्यक्रम भी बनाता है ये। तो ये इसका काम है कि नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम बनाए, जिसके लिए एयरलाइन सेक्टर के विकास के लिए, किसके लिए? एयरलाइन सेक्टर के विकास के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे कानून हैं, जैसे विमानन अधिनियम 1934, विमानन अधिनियम 1934, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल 1937, विमानन नियम 1937। तो ये उनको लागू करने के लिए उत्तरदायी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं भी हैं इसके अंडर में आती हैं, जिनको ये कंट्रोल करता है। उनको अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिए, सिविल एविएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो एरोप्लेन को सिर्फ देखेगा। अभी आप जब देखेंगे तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, ये रेलवे के सिक्योरिटी को भी देखता है। कहने का मतलब यह है कि रेलवे मिनिस्ट्री, अगर दो ट्रेन के बीच में कोलिजन होता है तो उसकी सिक्योरिटी या जांच पड़ताल का जिम्मा रेलवे मिनिस्ट्री के पास नहीं है। किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास है। अभी आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो रेलवे सिक्योरिटी की भी एक रेलवे की एक इकाई है दोस्तों, अभी आगे हम देखेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है। हम आगे हम उसको पढ़ेंगे, अच्छे से आगे हम उसको पढ़ेंगे। एक रूल है दोस्तों जिसे बोलते हैं 5/20 रूल। अब ये रूल क्या है, इस रूल के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ये कंपनी के लिए रूल है। किसके लिए रूल है? पहली बात, पहली लाइन, ये रूल जो है 5/20 रूल, ये कंपनीज के लिए, जितनी कंपनी का नाम आपने शेड्यूल्ड एयरलाइन और रीजनल एयरलाइन में पढ़ा, उन्हीं कंपनियों के लिए ये 5/20 रूल है। अब ये 5/20 रूल होता क्या है? तो देखो, दो तरह की एयरपोर्ट होते हैं इंडिया में। एक तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक मतलब अंतर्देशीय, मतलब ये देश के बाहर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। और दूसरे एयरपोर्ट होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी अंतर्देशीय एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दो एयरपोर्ट होते हैं जहां से बाहर फ्लाइट उड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय से बाहर उड़ती है और डोमेस्टिक से बाहर नहीं उड़ती है। हर एयरलाइंस को भी ये परमिशन नहीं है कि वो बाहर फ्लाइट उड़ा सके। उसके लिए होता है 5/20 रूल। ये रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? ये रूल कहता है कि एक एयरलाइन कंपनी है, कोई भी एयरलाइन कंपनी हो, जो मैंने अभी अभी आपको बतलाया, वो तभी इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रेंड्स उड़ा सकती है जब उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने के लिए ये 5/20 रूल है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट वो तभी उड़ा सकती है जब उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी 5 साल जब वो डोमेस्टिक एयरलाइंस उड़ा चुका हो। इसको बोलते हैं 5 साल के एक्सपीरियंस को बोलते हैं 5। और 20 का मतलब है उस कंपनी के पास कम से कम 20 एरोप्लेन होने चाहिए। इसी को बोला जाता है 5/20 रूल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये रूल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इससे कुछ ही कंपनियां हैं जो बाहर फ्लाइट उड़ाती हैं, तो हमें कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, जिससे और ज़्यादा निवेश आए। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये रूल ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई कंपनी 5 साल तक देश के अंदर फ्लाइट उड़ाती है और उसके बाद जब वो कंपनी बाहर, देश के बाहर फ्लाइट उड़ाती है, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है फ्रेंड्स, वो प्री सिक्योर हो जाते हैं, पुष्टि हो जाती है इस बात की कि वो फ्लाइट उड़ाने लायक है, वो सारे सुरक्षा मापदंडों को अच्छे से निभाती है। तो जब वो एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरी उतरती है, यानी डोमेस्टिक में 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेती है, उसके बाद ही फिर उसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट देती है। तो इसी रूल को बोलते हैं 5/20 रूल। 5 मीन्स 5 साल का एक्सपीरियंस, 20 मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ 20 एरोप्लेन आपके पास होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस और 20 एरोप्लेन आपके पास होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ऐसा कहना है, तभी आप विदेश में फ्लाइट उड़ा सकते हैं। अब तक एक एक करके
अभी एयरलाइंस कंपनियों के बारे हमने देखा, लेकिन अब हम एक एक करके उन संस्थाओं को देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती हैं। उन संस्थाओं के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती हैं, यानी नागर विमानन मंत्रालय के अंडर में काम करती हैं या नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में काम करती हैं। तो सबसे पहली संस्था है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। ये सबसे पहली संस्था है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं। तो AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी है और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, मीन्स सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। देखिए अब ये मिनी रत्ना क्या होता है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, फिर भी मैं आपको बतला दूं कंपनियों को मूल रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है महारत्ना, सेकंड होता है नवरत्ना और थर्ड होता है मिनी रत्ना। और उन कंपनियों के महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना में कुछ कैटेगरियां होती हैं। तो मिनी रत्न में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 ऐसे कैटेगरियां होती हैं। तो मिनी रत्न में कैटेगरी 1 में रखा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब AAI है क्या दोस्तों? यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक क्यों है? क्योंकि क्रिएट किया गया था एक एक्ट के द्वारा जिसे बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, इसीलिए यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है कि यह भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में काम करता है और भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव, प्रबंधन के लिए यह काम करता है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो भी क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग का काम होता है सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो कौन करता है? AAI करता है। अब AAI के कुछ फंक्शन हैं, कुछ फंक्शन को हम देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ फंक्शन हैं दोस्तों AAI के, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक, जो विमानपत्तन है उनको डिजाइन, उनका विकास, उनका प्रचालन, उनका अनुरक्षण, ये सारे काम करता है कौन? AAI। एक चीज और ध्यान रखिए, जो सिविल एनक्लेव होता है मिलिट्री का, सिविल एनक्लेव जो होता है उसका भी डिजाइन, उसका भी निर्माण, उसका भी विकास, अनुरक्षण, ये सारे काम कौन करता है? AAI। अब सिविल देखिए, एरोप्लेन भी, कंपनियां भी 2 टाइप की होती हैं, एक जो कॉम्बैक्ट वाले एयरक्राफ्ट बनाती हैं और एक जो सिविल एयरक्राफ्ट बनाती हैं। मतलब लड़ाकू विमान और सिविल मतलब नागरिकों के यातायात के लिए विमान बनाती हैं। उसको हम आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। और मिलिट्री जो जिसको यूज करता है उनका एयरपोर्ट भी लगभग अलग रहता है। और ये क्या करता है दोस्तों? यात्री के जो टर्मिनल होते हैं उनका सुधार एवं प्रबंधन का भी काम देखता है। ये काम देखता है। मीन्स कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पैसेंजर टर्मिनल का काम करता है AAI। तीसरा काम क्या करता है दोस्तों? तीसरा काम ये करता है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू विमानपत्तनों पर कार्गो टर्मिनल का विकास एवं प्रबंधन करता है। अब ये कार्गो टर्मिनल क्या होते हैं? कार्गो टर्मिनल मतलब जहां से सामान आता जाता है, उन्हीं को हम कार्गो टर्मिनल बोलते हैं। कार्गो का मतलब ही होता है ओसैनिक लैंग्वेज में सामान। ओसैनिक लैंग्वेज में कार्गो का मतलब होता है दोस्तों सामान। और क्या करता है? विमानपत्तनों के यात्री टर्मिनल पर यात्री सुविधाओं एवं सूचना प्रणाली का भी प्रावधान करता है। यात्री टर्मिनल का निर्माण भी करता है, उसमें सुधार भी करता है, प्रबंधन भी करता है। और यात्री जो टर्मिनल है मीन्स पैसेंजर टर्मिनल, उन टर्मिनल पर यात्री की सुविधाओं एवं सूचना प्रणाली का भी प्रावधान यही करता है।
तो ये उसकी विजुअल एड्स का भी प्रावधान करता है, संचार एवं नेविगेशन एड्स का भी प्रावधान करता है। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं इसके, जैसे रडार आदि का भी प्रावधान करता है दोस्तों। तो उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता हमारी नहीं है। अगली संस्था है हमारी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हिंदी में इसे कहते हैं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ऐसे तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है दोस्तों। नागर विमानन उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो 10 सितंबर 1976 को 10 सितंबर दोस्तों 1976 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान की अपहरण हो गया था। आपको बताऊं, उसके पश्चात पांडे समिति का गठन हुआ था। पांडे समिति का गठन हुआ था, उसके पश्चात पांडे समिति का गठन हुआ था। और पांडे समिति की सिफारिश पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को शुरू में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, अभी आप आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट में जानिए, DGCA एक ऑर्गेनाइजेशन है, DGCA जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है और उसकी सबसे और एरोप्लेन से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण संस्था है DGCA और AAI। तो DGCA के अंडर में इसे उसके एक सेल के रूप में 1978 में इसे स्थापित किया गया था। 1978 में इसे स्थापित किया गया था। किसको? BCAS को, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को। फिर क्या हुआ दोस्तों, जून 1985 में कनिष्क त्रासदी। अब कनिष्क त्रासदी क्या है? कनाडा से इंडिया हमारी फ्लाइट आ रही थी तो खलिस्तानियों ने उसे उड़ा दिया था, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो जून 1985 में जब कनिष्क त्रासदी हुई थी, जून 1985 में कनिष्क त्रासदी हुई थी फ्रेंड्स, और कनिष्क त्रासदी के पश्चात गवर्नमेंट ने क्या सोचा, 1 अप्रैल 1987 को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को एक अलग से इकाई के रूप में स्थापित कर दिया। ये आप समझ लीजिए, एक अलग इकाई के रूप में स्थापित कर दिया। 10 सितंबर 1976 को, जब 1978 में इसकी स्थापना हुई, 10 सितंबर 1976 को हाईजैक हुआ था प्लेन। और उस हाईजैक में हुआ क्या था दोस्तों, उसके बाद पांडे समिति का गठन हुआ था और उसी पर एक मूवी बनी होगी, आपने देखा होगा, नीरजा, जिसमें अनिल कपूर की बेटी ने उसमें अहम भूमिका निभाई है नीरजा की। उसे आप देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह सब जगह अवेलेबल है, उसी पर ये फिल्म बनी है। तो इसे स्वतंत्र रूप से दोस्तों स्थापित कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 1987 को। जब कनिष्क त्रासदी हुई तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इसे एक DGCA के अंतर्गत रखना सही नहीं है, इसे एक अलग इकाई ही बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यह अलग इकाई के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1987 को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अलग इकाई के रूप में आया। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम वही है जिसके लिए बाद इसे बनाया गया था। जैसे कोई हाईजैक हो जाए या कोई आपकी प्लेन को उड़ा दे, तो उन सब चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी BCAS की है, BCAS की है। तो DGCA क्या करता है दोस्तों? DGCA भी सुरक्षा देखता है एयरपोर्ट की और एरोप्लेन की, लेकिन वो ऐसे सुरक्षा देखता है कि एरोप्लेन या एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पर सब कुछ सही है, उसमें तेल वगैरह जो भी मतलब उसके रिक्वायरमेंट होती है, उन सब चीज़ों की सुरक्षा देखता है DGCA। DGCA उन सब चीज़ों की सुरक्षा देखता है। अगली संस्था हम DGCA के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। अब ये DGCA और BCAS में यही डिफरेंस है कि DGCA ऐसी सुरक्षा को देखता है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे एरोप्लेन में कोई खराबी ना हो, एयरपोर्ट के जो रनवे है उसमें कोई खराबी ना हो, ऐसे मापदंडों को DGCA देखता है। लेकिन अगर हाईजैक वाली बात हुई, मतलब हमारे एरोप्लेन को कोई बाहरी हानि ना पहुंचाए, इसके लिए एक संस्था बनी है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। उम्मीद करता हूं डिफरेंस आपको DGCA और BCAS में समझ में आ गया होगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ही ये काम करता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से हिंदी में बोलते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। मेन काम क्या है? सिक्योरिटी इसका भी काम है और BCAS का भी काम सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी अलग अलग प्रकार की है। इसका मुख्यालय DGCA का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? DGCA का मुख्यालय है दिल्ली में।
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है। सभी नियामक कार्यों का यह समन्वय भी करता है। कौन? डीजीसीए। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीजीसीए का? न्यू दिल्ली में है। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानना आवश्यक नहीं है। ये जानिए डीजीसीए और बीसीएएस एक संस्था है, दोनों सुरक्षा को देखते हैं, सुरक्षा अलग अलग है। अगली एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है, द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। नाम से ही स्पष्ट है, एयरक्राफ्ट का यदि एक्सीडेंट हो जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यह एक संस्था है, ब्यूरो है। उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यह एक संस्था है। दोस्तों, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत यह भी आता है जो भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। जैसे प्लेन क्रैश हो जाए, प्लेन क्रैश को बचाने के लिए बीसीएएस है। प्लेन क्रैश हो जाने के बाद जांच करने के लिए कौन है? एएआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये संस्थाएं अलग अलग हैं, केवल ऊपर ऊपर आप इतना जान लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवे सुरक्षा आयोग। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि रेलवे सुरक्षा आयोग एग्जाम में कई बार आता है। रेलवे सुरक्षा आयोग किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? ऑप्शन में रहता है रेलवे मिनिस्ट्री और ऑप्शन में रहता है नागर विमानन मंत्रालय। तो लोग रेलवे मिनिस्ट्री नाम देख करके लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह कमीशन किसके अंडर में आता है? यह कमीशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। रेलवे सुरक्षा आयोग भारत का एक सरकारी आयोग है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीनस्थ यह काम करता है। यह आयोग भारत में रेल सुरक्षा प्राधिकरण को देखता है, मतलब रेल सुरक्षा के मानकों को देखता है। जैसे कि रेलवे और रेल सुरक्षा का जो मानक है वो कब तय हुआ था? तो रेलवे अधिनियम आया था 1989 में। रेलवे अधिनियम आया था 1989 में। यह एजेंसी गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच करती है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। मैंने पहले ही बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एविएशन दुर्घटनाओं की जांच करता है, रेलवे की भी रेलवे मिनिस्ट्री नहीं करता है। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बतला दिया है। भले ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी भारत में है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी भारत में है, बट रेलवे सुरक्षा आयोग का काम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही देखता है। या रेलवे सुरक्षा आयोग मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है और रेलवे सुरक्षा आयोग रेल दुर्घटनाओं के कार्य को देखती है। द एजेंसी इन्वेस्टिगेट सीरियल रेल एक्सीडेंट, इट्स हेडक्वार्टर इन लखनऊ। ध्यान दीजिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट निकाय है रेलवे का, रेलवे सुरक्षा आयोग। यह भी एग्जाम में काफी बार आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और यह किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? कुछ सरकारी कंपनियां हैं दोस्तों, उन सरकारी कंपनियों के बारे में हम देखेंगे। सरकारी कंपनियां कह लीजिए, ऐसी कंपनियां कुछ सरकारी भी देखेंगे और प्राइवेट भी देखेंगे। तो कुछ सरकारी कंपनियां हैं जो हमारे वहां प्लेन बनाती है, एरोप्लेन का निर्माण करती हैं। तो ये पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड सरकारी कंपनी है और पूरे भारत के 25% हेलीकॉप्टर यही बनाती है। पूरे भारत में जितने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसके 25% यही बनाती है। पवन हंस लिमिटेड एक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है, आपको बतला दिया, जो कि भारत, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। पवन हंस एक मिनी रत्न श्रेणी की PSU है। पवन हंस एक मिनी रत्न श्रेणी की PSU है। मैंने प्रारंभ में ही बतलाया कि 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, और उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। तो पवन हंस, और पवन हंस के बारे में एक बात और जान लीजिए, ये भारत सरकार और ONGC दोनों की हिस्सेदारी है पवन हंस में। इंडियन गवर्नमेंट का भी है और ONGC का की भी हिस्सेदारी है पवन हंस में। एक बात और ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य ऑफशोर खनन प्रचलन, ऑफशोर ऑनशोर समझते होंगे, ऑनशोर मीन्स तट पर, ऑफशोर मीन्स तट से हटकर। तो ऑफशोर खनन प्रचालकों के लिए तेल सेक्टिवर को हेलीकॉप्टर सहायता सेवा देना, दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना, पर्यटन के संवर्धन के लिए चार्टर सेवाएं उपलब्ध कराना। जैसे मैं आपको बतलाता हूं, अब यहां पर्यटन का मतलब क्या हुआ? जैसे वैष्णो देवी की आप हेलीकॉप्टर से यात्रा भी कर सकते हो, वहां पर जब जाते हो तो वो सब किस कंपनी के एरोप्लेन इन सब कामों में लगाए जाते हैं? तो पवन हंस लिमिटेड कंपनी के एरोप्लेन इन सब कामों में लगाए जाते हैं। पवन हंस लिमिटेड भारत की प्रथम ISO
प्रमाणित विमानन कंपनी है। पवन हंस ने भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास के लिए दोस्तों भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहली ISO सर्टिफाइड कंपनी है, ये तो मैंने आपको बतला दिया। अब अगली कंपनी है दोस्तों एयर इंडिया। एयर इंडिया इज द फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ इंडिया। देखिए एक चीज में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मैं आपको बताऊं, ये जो कंपनी है ये फ्लैग कैरियर एयरलाइन है। हर देश का एक फ्लैग कैरियर एयरलाइन होता है, या हर देश की एक फ्लैग कैरियर एयरलाइंस होती है दोस्तों। जैसे इंडिया की फ्लैग कैरियर एयरलाइंस है एयर इंडिया। इंडिया की फ्लैग कैरियर एयरलाइंस है एयर इंडिया। यह एयर इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है। मैंने आपको बतलाया था कि एयर इंडिया के अंडर में दो कंपनियां आती हैं, लेकिन एयर इंडिया भी एक कंपनी के अंडर में आती है जिसे बोलते हैं एयर इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया लिमिटेड मीन्स एयर इंडिया लिमिटेड एक पेरेंट ब्रांड हो गया। जैसे अल्फाबेट एक पेरेंट ब्रांड है जिसके अंडर में गूगल आता है, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। मीन्स ये कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेज, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। और एयरबस और बोइंग की जो कंपनी है उन्हीं के विमानों को ये उड़ाती है एयर इंडिया। अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी कंपनियां विमान बनाती हैं, एरोप्लेन बनाती हैं। एरोप्लेन में भी नागरिक एरोप्लेन बनाती हैं, सिविलियन को उड़ाने वाली एरोप्लेन बनाती हैं, और लड़ाकू एरोप्लेन बनाने की कंपनियां अलग हैं। तो ये दो कंपनियों के विमान उड़ाती है एयर इंडिया। किसकी किसकी? एयरबस और बोइंग। और यही दोनों दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां हैं सिविल के लिए, सिविल उड़ान के लिए, नागरिक उड्डयन के लिए। ध्यान दीजिएगा। एयर इंडिया लिमिटेड के पास दोस्तों, एयर इंडिया लिमिटेड एक, मैंने आपको बताया यह एक पेरेंट ब्रांड हो गया। इसके अंडर में तीन कंपनियां आती हैं, एयर इंडिया, अलायंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस। मींस एयर इंडिया एक सब्सिडरी कंपनी है किसका? एयर इंडिया लिमिटेड की। अलायंस एयर एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? एयर इंडिया लिमिटेड की। एयर इंडिया एक्सप्रेस एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? एयर इंडिया लिमिटेड की। या कह सकते हैं इन तीनों का की पेरेंट कंपनी है एयर इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट की है। किसकी है? गवर्नमेंट की है। और उसकी स्थापना किसने की थी? 1932 में टाटा ने की थी, लेकिन 1946 में उसका अधिग्रहण हो गया था, तो उसके बाद उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया था। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब उसका नाम था टाटा एयरलाइंस। एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, एयर इंडिया का जो शुभंकर है, जिसे इंग्लिश में मैस्कॉट बोलते हैं, मैस्कॉट क्या होते हैं? ये मेरे करंट अफेयर का वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। पुरस्कार खेल वाले, स्पोर्ट्स वाले वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मैस्कॉट क्या होते हैं, मैस्कॉट लोगों में डिफरेंस क्या होता है, वहां पर मैंने बताया है। तो एयर इंडिया का मैस्कॉट दोस्तों एक महाराज हैं, एम्परर हैं। लेकिन ये ऐसे महाराज नहीं है जो शासन करें, ये ऐसे महाराज हैं जो लोगों की सेवा करें। इसके अंदर कुड़ार के पहिए के साथ एक उड़ान हंस भी इसके लोगों में है। और इस शुभंकर को बनाया था एक व्यक्ति जिनका नाम है बॉबी कोका, जिनका नाम है बॉबी कोका। एक देश में बहुत सारी एयरलाइन हो सकते हैं, जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो भारत की कंपनी है, बट एक होता है सरकारी एयरलाइंस, यानी सरकार के मंत्री वगैरह अगर ट्रेवल करेंगे तो वो किस एयरलाइन में ट्रेवल करेंगे? तो वो सब ट्रेवल करते हैं एयर इंडिया में। इसीलिए इसे एयर इंडिया को बुलाया जाता है फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ इंडिया। और हर देश की एक फ्लैग कैरियर एयरलाइन होती है। भारत की फ्लैग कैरियर एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। उम्मीद करता हूं क्लियर आपको हो गया होगा। अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक संस्था है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अब इस संस्था के बारे में ज़्यादा आवश्यक नहीं है। एशियाई एक और एकमात्र ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक और एकमात्र एशियाई। वर्ल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी का, किसकी ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हो? वर्ल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटीज का। जैसे भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसका नाम है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करती है। तो सारी कंट्री की एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है। जैसे सारी कंट्री की एक फ्लैग कैरियर एयरलाइन होती है, वैसे सारी कंट्री की एक एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है। तो सारे ने मिल करके बनाया है, ACI, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल।
सारे देशों के एयरपोर्ट, जैसे इंडिया का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे पाकिस्तान का कुछ और होगा, इंग्लैंड का कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया का कुछ और होगा। सारे देशों के AAI ने मिलकर बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो इस बात की अब ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है क्या दोस्तों? ये तो आपने जान लिया, सारे देश के लोगों ने मिलकर बनाया। इसका मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सारे देश मिल करके इसकी स्थापना किए थे। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कनाडा के बारे में, पूरे कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, केवल मॉन्ट्रियल शहर को छोड़ के, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। ये काम क्या करता है दोस्तों? इसका उद्देश्य जनता को एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हवाई परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हवाई परिवहन प्रणाली प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। मीन्स ये कुछ नॉर्म्स बनाती है जिसे फॉलो करना पड़ता है। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है। अब अगली अथॉरिटी है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब नाम से यह स्पष्ट हो गया होगा आपको फ्रेंड्स कि जो आपने पढ़ा ACI के बारे में, वो ACI मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में नहीं आती होगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉडी है। और इंटरनेशनल बॉडी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल इंडियन के किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आ सकती है। अगला है दोस्तों एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कैसी संस्था है? इसका काम क्या है? इसके बारे में केवल जानना है। तो ये एयरपोर्ट दोस्तों भारत सरकार के तहत एक नियामक मीन्स रेगुलेटरी एजेंसी है, नियामक का काम करती है ये AERA, जो प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ और अन्य व्यय जैसे शुल्क हो गए, जो खर्चे होते हैं, और आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो कितने पैसे वहाँ के लिए आपको देने पड़ेंगे, इन सब का निर्धारण करती है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। यह भी एक वैधानिक निकाय है। अब वैधानिक निकाय है तो स्पष्ट होगा किसी न किसी एक्ट के तहत बना होगा। तो बना है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008, इसके तहत इसका निर्माण हुआ था। अब बॉडी भी 2 टाइप की होती हैं, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है, यहाँ पर बताने का कोई औचित्य नहीं है। अब अगली संस्था है दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है, जो कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल की विशेषता मैंने आपको बतला दी कि पूरे कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन मॉन्ट्रियल में फ्रेंच बोली जाती है। अब ये संस्था क्या करती है? दुनिया की एयरलाइंस के लिए ट्रेड एसोसिएशन है ये, ध्यान दीजिएगा। दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस है उसके लिए ट्रेड एसोसिएशन है ये, जिसका नाम है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कुछ 290 के आसपास 290 एयरलाइंसों, या कह लीजिए कि कुल हवाई यातायात का 82% यातायात का प्रतिनिधित्व करती है। टोटल एयर ट्रैफिक में जो 82% योगदान है वो इसी संस्था का है, इसके अंडर में आते हैं। अब एक संस्था है दोस्तों, किसकी संस्था है देखते हैं हम। अगली संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है, क्योंकि यह यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसकी? यूनाइटेड नेशन की। इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी इसको अभी हम देख रहे हैं। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल के कनाडा में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। बाद में ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बनी। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और किसके तहत हुई थी? एक कन्वेंशन है दोस्तों, शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कुल सदस्य देखो देशों की संख्या कितनी है? 193। तो इसमें भी चूंकि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसमें भी 193 कंट्री आते हैं।
मीन्स जितने भी देश हैं सारे लोग इस संगठन के अंडर में आते हैं। सारे देश नहीं आते हैं, सारे देशों की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या एयरपोर्ट अथॉरिटी है या कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो लोग उसके कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। इसमें 193 देश हैं उद्देश्य, और इसको मेनली दोस्तों उद्योग समूहों के लिए बनाया गया था। जितने भी कंट्री का उद्योग होता है उसके लिए ये आपस में बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। इनका सबसे बड़ा काम है ये नीतियां बनाते हैं, कानून या नियम बनाते हैं, जिसको सारे 193 देशों के एयरलाइंस को फॉलो करना होता है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को उस देश के फॉलो करना होता है। ये नीतियां बनाते हैं। ठीक है, अब अगली एजेंसी की तरफ आते हैं। बस कुछ एक एजेंसी और हैं, खत्म है एजेंसी, यही लास्ट है दोस्तों। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं कांसो, शार्ट में इसे बोलते हैं कांसो, सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करती है? सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनियों का एक प्रतिनिधि निकाय है, ये जान लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ कंपनीज। अब किस टाइप की कंपनी? दैट प्रोवाइड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसी कंपनियां जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, उसका एक संगठन है ये सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यह है हवाई यातायात को नियंत्रण प्रदान करती है ये कंपनी, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सारी कंपनियों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे हम बोलते हैं कांसो। सारे देश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कुछ कंपनियां होंगी या कुछ देश में नहीं भी होंगी, लेकिन उस देश वो बाहर की सेवा लेते होंगे। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सारी कंपनियों ने मिलकर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको बोलते हैं कांसो। कांसो की स्थापना कब हुई थी? तो कांसो की स्थापना हुई थी 1996 में। हेडक्वार्टर इसका है एम्स्टर्डम में, हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अब कुछ एक कंपनियों के बारे में हम देखते हैं। देयर आर 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 5 ऐसे विमान के बारे में हम देखेंगे, मीन्स विमान निर्माताओं के बारे में देखेंगे, 5 प्रमुख। लेकिन कैसे विमान? ध्यान दीजिएगा, सिविल ट्रांसपोर्ट वाले विमान, सिविल ट्रांसपोर्ट वाले, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वाले नहीं, केवल सिविल नागरिकों के आने जाने वाले निर्माण। सबसे बड़ी 5 कंपनियां जो विमान बनाती हैं, बट ध्यान रहे ये लड़ाकू विमान की बात यहां पर नहीं हो रही है। उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसका नाम होगा एयरक्राफ्ट। तो यहां पर एरोप्लेन की बात हो रही है, एयरक्राफ्ट की बात नहीं हो रही है, एरोप्लेन की बात हो रही है। एरोप्लेन कहिए, एयरक्राफ्ट कहिए, आप ये समझिए कि सिविल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हो रही है। तो 5 प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं जो एरोप्लेन बनाती हैं या सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती हैं? एरोप्लेन को आप बोल सकते हो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती हैं। इसमें सबसे बड़ी हैं 2 कंपनियां, एयरबस और बोइंग। जो विमान ये बनाती हैं उसी को एयर इंडिया उड़ाता है, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बतला दिया। एयरबस और बोइंग। तीसरी है बॉम्बार्डियर, चौथी है तुपोलेव और 5वीं है एम्ब्रायर। 5वीं है एम्ब्रायर। एक चीज़ और ध्यान रखिए, दुनिया में जितने भी हवाई जहाज, दुनिया के लगभग 91% हवाई जहाज एयरबस कंपनी और बोइंग कंपनी, एयरबस कंपनी और बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। ये दोनों हवाई जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं। भारत में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो सिविल विमान बनाए। हां, लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां कई हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, ये भी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है। लेकिन कैसा एरोप्लेन बनाती है? मिलिट्री एरोप्लेन बनाती है, लड़ाकू विमान बनाती है HAL। सिविल एरोप्लेन बनाने की कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं है। तो पहली कंपनी है एयरबस। एयरबस के बारे में जानते हैं, एयरबस एक यूरोपीय कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, यूरोप के किसी देश की नहीं है। हेडक्वार्टर इसका है, हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है। फ्रांस में एक जगह है जहां पर टूलूज, फ्रांस में एक जगह है टूलूज, वहां पर है। लेकिन ये फ्रांस की कंपनी नहीं है क्योंकि इसके बेस पूरे यूरोप में है।
दोस्तों। अगली कंपनी है बोइंग, हेडक्वार्टर इसका शिकागो में है। यह एक यूएसओ की कंपनी है, सॉरी यूएसए की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब यह एक अमेरिकन कंपनी है। इस टाइम ये थोड़ा बोइंग थोड़ा नीचे चल रही है, एयर बस ऊपर चल रहा है। मीन्स ये प्रॉफिट लॉस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऐसे दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां यही हैं। पहले नंबर पे अगर एट प्रेजेंट कहें तो एयर बस। एम्ब्रायर ये कहाँ पे है, इसका ये कंपनी है दोस्तों ब्राजील की कंपनी है, साओ पालो। साओ पालो के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एक बात बता दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं, क्लू कि सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ सबसे बड़ा है ये साओ पालो। अब किस चीज में सबसे बड़ा है आप कमेंट में बताएं। एम्ब्रायर ब्राजील की है। अगली कंपनी है दोस्तों बॉम्बार्डियर बोल सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहां पे है? कनाडा में है। और अगली कंपनी है तुपोलेव, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। मॉस्को रसिया की राजधानी है और रसिया की ये कंपनी है। तो ये 5 कंपनियां हैं जो सिविल एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं या सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या बोलिए एरोप्लेन बनाने वाली 5 सबसे बड़ी कंपनी है। तो एयरबस और बोइंग, लेकिन ध्यान रहे लड़ाकू विमान की कंपनियां ये नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको इंडिया में पायलट बनना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको बतलाऊंगा ही, बस 2 मिनट के बाद वो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंडिया में अगर आपको पायलट बनना है तो क्या करना पड़ेगा। भारत में अगर आपको पायलट बनना है तो सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वैसे पायलट बनना दोस्तों भारत में बहुत महंगा है, गरीब आदमी नहीं बन सकता है एक पायलट, क्योंकि पायलट बनने के लिए आपको कम से कम 60 से 70 लाख रुपए का धन खर्च करना पड़ता है। और चूंकि सरकारी फीस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, फिर आपको पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके खर्चे अलग से आते हैं, तो उसके लिए भी खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और फिर भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, तो काफ़ी रिस्की प्रोफेशन आजकल हो गया है पायलट का। लेकिन अगर आपको भारत में पायलट बनना है तो कुछ संस्थाएं हैं जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं 3 सरकारी संस्थाओं के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यह कहां पर है दोस्तों? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। भारत के उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज एयरफील्ड में यह स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज एयरफील्ड में यह स्थित है। इतना ही आवश्यक है, और यह भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। दूसरी संस्था है दोस्तों गति, इससे ज़्यादा मत जानिए इसके बारे में। दूसरी संस्था है गति, जहां पर आप पायलट की ट्रेनिंग कर सकते हो। ये संस्थाएं जो हैं यहां पर आप पायलट की ट्रेनिंग होती है। ये कहां पे है? गति। गति का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये तीनों संस्थाएं जो मैं आपको बतला रहा हूं अभी, ये दूसरी है, ये सारी गवर्नमेंट की है, प्राइवेट संस्थाएं मैं नहीं यहां बतलाऊंगा। हालांकि प्राइवेट संस्थाओं में भी पायलट की ट्रेनिंग होती है। यह देश में वाणिज्यिक पायलटों के प्रशिक्षण के लिए 1946 में उड़ीसा फ्लाइंग क्लब में के रूप में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1946 में। लेकिन 1974 में इसे उड़ीसा सरकार ने विमान विभाग के साथ मिला दिया और सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गति, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलते हैं सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान के नाम से आज हम जानते हैं। तीसरा है दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक एक्ट के तहत हुई थी, जो एक्ट बना था 2013 में। एक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एक्ट 2013। और यह भी फुर्सतगंज रायबरेली डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है, वहीं पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी खोला गया है। अब कुछ मैं बतलाता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों। जैसे वर्ल्ड 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाय पैसेंजर वॉल्यूम इन 2019 क्या रिपोर्ट है? इसके बारे में एक चीज जान लीजिए कि कोई अभी ये जो मैं रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये 2019 का रिपोर्ट है। लेकिन ये रिपोर्ट में 2019 का, ये तो करंट अफेयर का वीडियो है नहीं, स्टैटिक जी के इसका नाम है, तो इसमें आपको केवल जो 10 नाम मैं बतला रहा हूं उसे याद रखना है। आज 2019 में ये पहले पे है तो 2020 में ये पहले पे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरे पे है वो 100वें नंबर पे चला जाए। सबसे बिजिएस्ट में यही टॉप 10 हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं। तो इनका नाम आप जान लीजिए, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल,
इस समय नंबर 1 पर है। अब ये है कहां पर दोस्तों? अमेरिका में है ये। दूसरा है दोस्तों बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल। अब बीजिंग नाम से ये स्पष्ट है, ये कहां पे है? ये चाइना में है। ये है क्या दोस्तों? एयरपोर्ट का नाम है ये। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट का नाम है। जैसे भारत में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत में आपने देखा होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसी प्रकार से ये एयरपोर्ट का नाम है। दुनिया के सबसे 10 बिजी एयरपोर्ट हैं जो मैं आपको बतला रहा हूं। अभी 2019 के अप्रैल में जो लिस्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार ये लिस्टेड है। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल की कैपेसिटी भी दी हुई है, कितनी कैपेसिटी है पैसेंजर की वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस लॉस एंजलिस इंटरनेशनल कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। दुबई इंटरनेशनल कहाँ पे है? यूएई में है। दुबई इंटरनेशनल। टोक्यो इंटरनेशनल कहाँ पे है? जापान में है। अगला है दोस्तों शिकागो ओहेयर इंटरनेशनल। शिकागो ओहेयर इंटरनेशनल कहाँ पे है? अमेरिका में है। लंदन हिथ्रो ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो ऐसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 8, 9, 10। तो ये दुनिया के 10 बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि टॉप 10 में भारत का कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। हालांकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी इंडिया में विमान सेवा बहुत पीछे है। हालांकि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इस समय दुनिया का भारतीय विमान सेवा, लेकिन अभी भी इतना ग्रोथ नहीं हुआ है कि वो सबसे टॉप पर आ सके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट। इंटरनेशनल के एयरपोर्ट बताऊंगा और नेशनल के अलग से मैं कवर करूंगा। तो ये एयरपोर्ट कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अब इनको मैंने क्यों जो है कवर किया है, क्योंकि दोस्तों जैसे बीजिंग हो गया तो आप बता दोगे कि चाइना में है, लेकिन कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं और वो वहाँ के शहर के नाम पर नहीं है। जैसे कोलकाता एयरपोर्ट का नाम हो गया, तो उसको आप बता दोगे क्योंकि कोलकाता कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल इंडिया में है। लेकिन ये कुछ ये एयरपोर्ट मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जो उस देश के महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी आते हैं। कंसाई, नरीता, हैनेडा ये तीनों कहाँ के हैं? जापान के हैं। कांसी या कंसाई, नरीता, हैंडा जापान के हैं। ओहेयर इंटरनेशनल शिकागो यूएसए का है, मीन्स अमेरिका का है। गैटविक और हिथ्रो ये दोनों लंदन के हैं। चार्ल्स डी गाले ये पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं, बिजिएस्ट नहीं है, बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो अलग अलग देशों के फेमस हैं, मैं उनको बतला रहा हूँ आपको। सिंगापुर का सबसे फेमस एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है चांगी हवाई अड्डा। चांगी हवाई अड्डा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में ये काफ़ी आता है क्योंकि नाम से लगता है कि इंडिया का कोई हवाई अड्डा है। चांगी हवाई अड्डा। सिंगापुर के अलावा एक है दोहा का है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कहाँ है? कतर की राजधानी है, कतर एक देश है। स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा ये बैंकॉक का हवाई अड्डा है, लेकिन जो लोग ऑप्शन में देखते हैं वो इंडिया का समझ लेते हैं इसको भी। स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा ये कहाँ का है? बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जॉन एफ कैनेडी कौन थे? इन्होंने कैनेडी थ्योरी भी दी हुई है, कैनाल मीन्स नहर के निर्माण से रिलेटेड, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। JKF यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। JKF ने एक थ्योरी भी दी थी और JFK अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं। एग्जाम में वो नहीं पूछते हैं जो शहर के नाम पर रख दिए गए हैं, जैसे कोलकाता एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इस टाइप से वो तो आप पकड़ लेंगे। अब कुछ इंटरनेशनल फ्लैग एयरलाइंस है, जैसे इंडिया का फ्लैग एयरलाइंस का नाम क्या है? एयर इंडिया। उसी प्रकार से कुछ इंटरनेशनल फ्लैग एयरलाइन में होता है, हर देश का एक फ्लैग एयरलाइन होता है जिस एयरलाइन में उस देश के मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी यात्रा करते हैं, उसे उस देश की फ्लैग एयरलाइन बोलते हैं। भारत में बहुत सारी एयरलाइन है, लेकिन एयर इंडिया भारत की फ्लैग एयरलाइन है। तो अफगानिस्तान की फ्लैग एयरलाइन कौन सी है दोस्तों? इसका नाम है एरियाना अफगान एयरलाइंस। ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग एयरलाइंस कौन सी है दोस्तों? तो कंतास यहाँ की फ्लैग एयरलाइंस है। एक और फेमस है जेट स्टार, फेमस है लेकिन फ्लैग एयरलाइंस कंटास है। और बांग्लादेश की दोस्तों कौन सी है? बांग्लादेश की है विमान बांग्लादेश एयरलाइंस।
भूटान की भूटान की है दोस्तों ड्रुक एयर, ड्रुक एयर। जर्मनी की कौन सी है? तो जर्मनी की है लुफ्थहांस एयरलाइंस, लुफ्थहांस एयरलाइंस। इजराइल की कौन सी है दोस्तों? तो इजराइल की है अल EIL, इजराइल की फ्लैग एयरलाइंस है EIL एयरलाइंस, EIL एयरलाइंस। रूस की कौन सी है? एरोफ्लोट एयरलाइन, एरोफ्लोट एयरलाइन बोल सकते हैं आप, एरोफ्लोट एयरलाइन। कहीं कहीं फ्लोट भी पढ़ते हैं रशियन लैंग्वेज में, तो एरोफ्लोट एयरलाइन या इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो एरोफ्लोट एयरलाइंस। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त अरब अमीरात, इसकी फ्लैग एयरलाइंस कौन सी है? इतिहाज एयरवेज और अमीरात, दो हैं, इतिहाज एयरवेज और अमीरात। इंडोनेशिया की फ्लैग एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडोनेशिया की है दोस्तों गरुड़ इंडोनेशिया, गरुड़ इंडोनेशिया। आयरलैंड की कौन सी है? एयरलिंक्स, एयरलिंक्स। और रेयान एयर भी है लेकिन फ्लैग एयरलाइन नहीं है, एयरलिंक्स फ्लैग एयरलाइन है। कोलंबिया की कौन सी है फ्लैग एयरलाइन? तो एवियंका। बहरीन की गल्फ एयर, ध्यान रखिएगा गल्फ समझ के आप UAE मत लगा दीजिएगा। बहरीन भी एक गल्फ कंट्री है, उतना फेमस नहीं है लेकिन गल्फ एयर इसके एयरलाइन का नाम है बहरीन के। हांगकांग का है कैथे पैसिफिक, कैथे पैसिफिक। नीदरलैंड का है KLM, KLM। जापान का है दोस्तों ANA, काफ़ी फेमस है ये ANA, ऑल निप्पन एयरवेज। और एक है जल, जापान एयरलाइन, जल। मलेशिया का है दोस्तों एयर एशिया, मैंने बताया था आपको एयर एशिया के बारे में वीडियो के प्रारंभ में ही। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का है दोस्तों एयर इंडिया। अब जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ इंडियन एयरपोर्ट्स बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा और प्लेस बताऊंगा। ये एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट को ज़्यादा पूछते हैं जो किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी व्यक्ति के नाम पर जिनका नाम पड़ गया है। तो बतलाते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में है। प्लेस पूछते हैं, किस प्लेस पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में है। तो मतलब कोलकाता एयरपोर्ट का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है बागडोगरा। और उसके बाद दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा, काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक प्लेस है अंडाल, अंडाल कहाँ पे है? पश्चिम बर्धमान में है। पश्चिम बर्धमान पश्चिम बंगाल का एक जगह है। तो ये कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है, इंडिया के नहीं। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 टर्मिनल हैं, तीसरा बन रहा है लेकिन 2 हैं। दोनों के बारे में पूछता है क्योंकि घरेलू जो टर्मिनल है, डोमेस्टिक टर्मिनल, उसका नाम रखा गया है के कामराज के ऊपर, फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं ये तमिलनाडु के। और इंटरनेशनल जो टर्मिनल है उसका नाम रखा गया है CN रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है। ये कौन है? ये MGR एक पार्टी है दोस्तों तमिलनाडु में, AIADMK एक पार्टी है दोस्तों। CN-MGR तो फार्मर चीफ मिनिस्टर, ये मैंने आपको बतला दिया। और थर्ड टर्मिनल जो है वो है MG रामचंद्रन के नाम पर रखा गया है, MG रामचंद्रन के नाम पर, MG रामचंद्रन। और अंतर्राष्ट्रीय जो टर्मिनल है उसको रखा गया है CN अन्नादुरई के नाम पर, मीन्स CN अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे बोलते हैं, इस टर्मिनल को बोलते हैं इंटरनेशनल टर्मिनल। थर्ड टर्मिनल जो अभी बन रहा है किसके नाम पे बनेगा? MG रामचंद्रन के नाम पर रखा जाएगा थर्ड टर्मिनल, MG रामचंद्रन। अब ये MG रामचंद्रन कौन थे? तो MGR वाज फाउंडर ऑफ AIADMK, मतलब एक पार्टी है तमिलनाडु में जिसे बोलते हैं AIA, अन्ना द्रुमक तमिलनाडु, फुल फॉर्म इसका आप देख लीजिएगा। और फार्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं ये, फार्मर चीफ मिनिस्टर ये भी हैं, फार्मर चीफ मिनिस्टर ये भी हैं, तीनों फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, के कामराज वगैरह सब। अगला एयरपोर्ट है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद
गुजरात में है। अगला है दोस्तों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में एक और है दोस्तों बेगमपेट एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा, ये भी हैदराबाद में है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। अब गुरु रामदास जी कौन थे? 4th ऑफ 10 गुरु ऑफ सिखिज्म, मतलब सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से चौथे गुरु का नाम है गुरु रामदास जी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है। गोपीनाथ बोरदोलई असम के पूर्व सीएम थे। अगला दोस्तों बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में है। बिरसा मुंडा झारखंड के एक आदिवासी नेता थे, काफी फेमस हैं। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? श्रीनगर के एक संत थे। श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर के एक संत थे शेख उल आलम, उन्हीं के नाम पर रखा गया उस हवाई अड्डे का नाम शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा। वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट, वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट कहाँ पे? अगरतला। अगरतला कहाँ पे है? त्रिपुरा में। वह त्रिपुरा के महाराजा थे दोस्तों वीर विक्रम माणिक्य किशोर। उन्होंने रुद्र सागर झील के बीच में एक निहर महल भी बनवाया था जो काफी फेमस है। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारसुगुड़ा उड़ीसा में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सभी एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये नहीं पूछेगा किस राज्य में कितने इंटरनेशनल है, नेशनल है, ये नहीं पूछता एग्जाम में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री दोनों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे भारत में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं, दिल्ली में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में है। राजा भोज के नाम से जितनी भी चीज़ें हैं भोपाल में, जितनी भी चीज़ें हैं सब राजा भोज के नाम से हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। वहीं पे इनको काला पानी की सजा हुई थी। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं, जानते होंगे आप। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। दादा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में है। बीजू पटनायक जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है वहाँ पर उनके पिताजी थे। प्रेजेंट टाइम में जो रूलिंग पार्टी है नवीन पटनायक के पिताजी का नाम है बीजू पटनायक, उनके नाम पे रखा गया है वहाँ के एयरपोर्ट का नाम। बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अब तीनों एयरपोर्ट बताने जा रहा हूँ। तीनों एयरपोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सोलापुर हवाई अड्डा, कोल्हापुर हवाई अड्डा, औरंगाबाद एयरपोर्ट। अब सोलापुर का नाम हो गया महात्मा बसवेश्वर हवाई अड्डा। कोल्हापुर का नाम हो गया छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा। और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम हो गया छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। नाम तीनों का बदल गया है लेकिन तीनों महाराष्ट्र में है। अगला है दोस्तों देवघर हवाई अड्डा झारखंड में है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम बदलने वाले हैं, देवघर हवाई अड्डा। और देहरादून में एक हवाई अड्डा है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। इसका नाम अभी तक ऑफिशियल चेंज नहीं हुआ है, अभी भी इसका नाम जॉली ग्रांट है। देहरादून में एक एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट, लेकिन इसका नाम लगभग बदला जा चुका है। अगर ऑप्शन में जॉली ग्रांट नहीं रहता है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी ही लगाना है। और देवघर में जो हवाई अड्डा है दोस्तों झारखंड में, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसको भी चेंज करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक नाम बदला नहीं है। देवघर हवाई अड्डे का ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना बिहार में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, देख सकते हैं आप। महाराणा प्रताप। वीर टिकेंद्र जीत एयरपोर्ट इम्फाल में है। इम्फाल कहाँ पे है? मणिपुर में है। कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? लेह लद्दाख में है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में है। सावित्री जिंदल एयरपोर्ट ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है, ध्यान दीजिए। सावित्री जिंदल एयरपोर्ट एक प्राइवेट एयरपोर्ट है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये कहाँ पे है? अंगुल उड़ीसा में है। गंगल एयरपोर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। गंगल एयरपोर्ट कांगड़ा ही हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है दोस्तों गन्नावरम हवाई अड्डा। यह NT रामा राव अमरावती हवाई अड्डा इसका नाम हो गया है। NT रामा राव आंध्र प्रदेश के पूर्व CM थे।
एनटी रामाराव। तो एनटी रामाराव के नाम पर इसका नाम हो गया है। तिरुपति हवाई अड्डे का नाम बदल के हो गया है दोस्तों, अब कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति हवाई अड्डे का नाम बदल के हो गया है श्री वेंकटेश्वर हवाई अड्डा। ये वेंकटेश्वर भगवान के नाम पर रखा गया है, एक भगवान थे, आंध्र प्रदेश में है। पैंगयोंग एयरपोर्ट सिक्किम में है, भारत का 100वां एयरपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पैंगयोंग एयरपोर्ट भारत का 100वां एयरपोर्ट है, सिक्किम में है। कुछ एयरपोर्ट और बताता हूँ जो अभी बन रहे हैं, 3 हैं जो अभी बन रहे हैं, 3 हैं, तीनों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। होलोंगी हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में ये बन रहा है। हिसार एयरपोर्ट राजकोट में, हीरासर एयरपोर्ट, और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में बन रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में नहीं बन रहा है, ये बना हुआ है, इसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखने वाले हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखने वाले हैं। ये 2 हवाई अड्डे जो हैं, होलोंगी हवाई अड्डा और हीरासर हवाई अड्डा, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश और राजकोट में बन रहे हैं, लेकिन चकेरी ऑपरेशन में है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट कवरेज ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, लंबा हो गया, लेकिन आप सोते टाइम अगर ईयरफोन लगा के ध्यान से इसको सुनिए तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। लास्ट का जो पार्ट है वो एग्जाम ओरिएंटेड था, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये एग्जाम में काफ़ी आता है। तो दोस्तों अब स्टैटिक जीके का ये 19वां वीडियो था, अगला वीडियो भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर